हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक जब भी कोई लॉ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम एलएलबी, एलएलएम या फिर कोई भी जुडिशरी, इनफैक्ट हम कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं तो हमें बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है। और जब भी हम कोई एडवोकेट भी बनते हैं, चाहे हम एडवोकेट ना बने तो भी हमें बेयर एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जब भी हम लॉ से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं। तो बेयर एक्ट का जो नाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी बेयर एक्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखें और प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं सब स्क्रीन पे ही शो करूं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी भी तो वो आपको समझने भी हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि मेरे को ये डाउट्स हैं, तो हम उनको शॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे उस बिहाफ मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आपको कहाँ डाउट्स हैं और आप कहाँ गलती कर रहे हैं बेयर एक्ट्स को पढ़ने में। तो हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे बेयर एक्ट्स को। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वहीं पे ही हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। वही चीज़ें हमें याद नहीं होती, वही चीज़ें हमें कंफ्यूजिंग करती हैं। तो आज हम उसी बेयर एक्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत कंफ्यूजिंग भरा रहता है, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमें याद होने में नहीं आती और हम भूल जाते हैं बार बार। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैडम हम इस बेयर एक्ट को याद कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्या करें। मैंने 1 महीने पहले याद किया था और आज मुझे उसकी कोई भी एक लाइन याद नहीं आ रही, या मुझे कोई इलस्ट्रेशन याद नहीं आ रही, या फिर वो वर्ड क्या था कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो आज हम उसको एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि आप याद करने की अपनी मेमोरी कैसे, मतलब उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं बेयर एक्ट्स को पढ़ने में। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को सबसे अच्छा बेयर एक्ट सेंट्रल लॉ एजेंसी का लगता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे से एक मतलब एक पेज पे डिग्लॉट करते हैं कि जैसे एक पेज पे इंग्लिश तो एक पेज पे हिंदी, तो हम आसानी से मैच करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ना तो पूरी हिंदी हम याद कर सकते हैं ना पूरी इंग्लिश, तो हम इंग्लिश होते हैं, ठीक है। ना तो कोई पूरी इंग्लिश याद करता है ना कोई हिंदी पूरी, तो हम क्या होते हैं, इंग्लिश होते हैं। क्योंकि बेयर एक्ट्स में क्या होता है कि कुछ कुछ सेक्शंस के तो 2 ही लाइन होती है और कुछ सेक्शंस के 4 पन्ने भी होते हैं। तो आप सोचोगे कि हम उसमें से ऐसा कौन सा कंटेंट निकालें जो एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, ऐसे कौन से सेक्शंस पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बताती हूँ कि बेयर एक्ट को कैसा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, को याद होगा एक साइंस का फॉर्मूला। अब आप पूछेंगे कि हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस बीच में कहाँ से आ गई, पर सिर्फ हम एक फॉर्मूला देखेंगे, साइंस से रिलेटेड ही है कि इनपुट और आउटपुट होता था एक प्रोसेसिंग के बीच में, कि पहले इनपुट और फिर आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग। तो इनपुट मीन्स क्या होता है कि जो हमने दिया और जो बाहर निकला वो क्या हुआ, आउटपुट। तो जो हमने दिया वो क्या हुआ, जो हमारे द्वारा दी गई। तो हम नहीं दे रहे, सिर्फ हम एक फॉर्मूला समझ रहे हैं कि एक इनपुट होता है जो कहीं से कुछ आया, और तो जैसा हम समझ रहे हैं कि इनपुट, फिर पूरी प्रोसेस चलती है, फिर आता है आउटपुट। अब हम समझते हैं बेयर एक्ट को। यहाँ आउटपुट तो क्या होता है, बेयर एक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि इनपुट और ये प्रोसेस क्या हुई, तो देखिए जो इनपुट होती है, इस बात को समझिए, लीगल लैंग्वेज होती है एक। अब आप बोलोगे कि लीगल लैंग्वेज आई कहाँ से, तो वो भी समझाएंगे, पर पहले समझिए आउटपुट मीन्स क्या है, बेयर एक्ट, और इनपुट मीन्स क्या है, लीगल लैंग्वेज। अब हम बेयर एक्ट का मतलब समझेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एक स्लाइड से समझाऊंगी, ठीक है। देखिए जो इनपुट है ये लीगल लैंग्वेज है। तो जो ये लीगल लैंग्वेज है ये कहीं से आई है, वो आई है पार्लियामेंट से, और फिर एक प्रोसेस हुई और फिर बने बेयर एक्ट्स। तो अब हम पहले बेयर एक्ट्स का मीनिंग समझेंगे, फिर लीगल लैंग्वेज का, और फिर समझेंगे पार्लियामेंट ने कैसे लीगल लैंग्वेज को बेयर एक्ट में कन्वर्ट किया। देखिए बेयर एक्ट का मीनिंग होता है, बेयर का अर्थ सिर्फ होता है, सिर्फ होता है, ओनली। बेयर का अर्थ क्या होता है, सिर्फ,
ठीक है। और जो बेयर एक्ट का मीनिंग होता है जहाँ कानून की सिर्फ भाषा हो, जहाँ सिर्फ कानून की शुद्ध भाषा लिखी हो, मतलब बेयर एक्ट का मीन हुआ कि जहाँ पे लीगल लैंग्वेज हो। ठीक है, समझ गए कि लीगल लैंग्वेज जो हमारे बेयर एक्ट्स में लिखी होती हैं, हर सेक्शंस में, इंडेक्स में, उसके पर्टिकुलर चैप्टर्स में, उसके जो भी इंडिकेशन अमेंडमेंट हैं, जो भी उसमें कुछ भी लिखा है वो सारी लीगल लैंग्वेज लिखी जाती है। अब आप सोचेंगे कि लीगल लैंग्वेज लिखी तो गई, पर ये किसी ने लिखी भी तो होगी ना। इतने सारे बेयर एक्ट्स में लीगल लैंग्वेज लिखने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, ये भी सब क्वेश्चन डाउट्स जो आपके हैं वो क्लियर करेंगे। पर अगर आपको कुछ और भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, क्योंकि इससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। मैंने बताया कि जो लैंग्वेज बेयर एक्ट में लिखी होती है वो लीगल लैंग्वेज कहलाती है। लीगल लैंग्वेज क्या होता है कि वो भाषा या वो लैंग्वेज जो पार्लियामेंट द्वारा बताई गई हो या लिखने को कही गई हो। पार्लियामेंट कौन होती है? जो हमारी लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशंस होती हैं, जो उन्होंने ही, जो पार्लियामेंट ने, मतलब लेजिस्लेशंस मीन्स वही होता है, ठीक है। पार्लियामेंट ने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो बाहर किए हैं अपने, वो होती है लीगल नॉलेज या लीगल लैंग्वेज। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है वही बेयर एक्ट्स में लीगल लैंग्वेज बताती है, या उन्हीं के द्वारा बताई गई जो भाषा है वही लीगल लैंग्वेज कहलाती है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट बाद में ले, पहले मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ सुने। लीगल लैंग्वेज पार्लियामेंट बोलती तो है कि लीगल लैंग्वेज जो होती है वो पार्लियामेंट बनाती है, पर वो खुद तो लिखने बैठेगी नहीं इतने सारे बेयर एक्ट्स, तो वो भी किसी को बुलाएगी या फिर उसको बताएगी। तो वो कौन होता है जो लिखता है, जो प्रोसेसिंग है वो कौन करता है? वो करती है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब एक नया वर्ड आया ड्राफ्टिंग कमेटी का। अब बोलोगे आप कि हम पढ़ रहे थे बेयर एक्ट, पर आ गई पार्लियामेंट, लीगल लैंग्वेजेस और ड्राफ्टिंग कमेटी, पर बेयर एक्ट्स में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर हम इनका मीनिंग नहीं समझेंगे तो हमें बेयर एक्ट्स का मीन्स भी समझ में नहीं आ सकता कभी भी। पर अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के क्या काम होते हैं? जब भी कोई भी जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मतलब जब भी कोई बेयर एक्ट्स बनते हैं और पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वही बेयर एक्ट होता है। उस बेयर एक्ट्स का ही तो एक्ट्स का ही तो बेयर एक्ट्स होता है। जैसे CRPC है, वो है दंड प्रक्रिया संहिता, पर वो एक बेयर एक्ट में छापी गई, तो वो पार्लियामेंट ने बताई हमें कि ऐसे प्रोसीजर होते हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको लिखा, अपनी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया। अब जो पार्लियामेंट बताइए वो वर्ड टू वर्ड तो उनको पता ही नहीं होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आधार पर उनके वर्डों को कन्वर्ट करके बेयर एक्ट्स में डालती है। तो मेरी बात समझिए कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो कभी एक आदमी नहीं होता। ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब क्या हुआ? व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह जो होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति अपन बैठ गए आमने सामने, तो क्या होता है 4 व्यक्तियों का दिमाग काम किया, मतलब 4 व्यक्ति अपने थॉट्स उसमें डाल सकते हैं, अपनी जो लैंग्वेजेस है पार्लियामेंट की समझ के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बोला ड्राफ्ट कमेटी को ग्रुप ऑफ पर्सन। तो मैं जैसा आपको बता चुकी हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स क्या हुआ? लीगल लैंग्वेज को ड्राफ्ट और कन्वर्ट करके बेयर एक्ट में डालते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स मीन्स क्या होता है? बहुत सारे लोगों का दिमाग, जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, वो अपना दिमाग का यूज़ लेके उस चीज़ को, मतलब उन वर्डों को यूज़ कर कर उस ड्राफ्ट को तैयार कर कर कन्वर्ट कर कर बेयर एक्ट में अपनी लैंग्वेज डालते हैं, जिसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज। जो हमारे लॉज बनाने वाले होते हैं वो हर एंगल से सोच कर वर्ड यूज़ करते हैं, फिर बेयर एक्ट बनता है, ना कि एक पर्सन्स के कहने पे या पार्लियामेंट के कहने पर ही बन जाता है। बहुत सारे लोगों का दिमाग उस बेयर एक्ट में डला होता है, तब हमारे पास वो बेयर एक्ट बन के आता है। जब भी कभी अमेंडमेंट होते हैं तो बहुत टाइम बाद बेयर एक्ट्स में लिखे जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अमेंडमेंट तो बहुत पहले हो चुका होगा, पर बेयर एक्ट्स में तो आता ही नहीं है। हम बहुत बार सोचते भी हैं कि अब कैसे पढ़े, क्या लिखा होगा, हमें कैसे पढ़ना है। बेयर एक्ट्स में न्यू एडिशन ही नहीं आ पाता, तो वो इसी
तो वो इसीलिए ही नहीं आ पाता क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स अपना दिमाग लगा के लिख रहे होते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ये बेयर एक्ट्स की ड्राफ्टिंग, लीगल लैंग्वेज, इन सब की बात हो गई है। इनपुट आउटपुट सब समझ में आ चुका होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। जो भी बताऊंगी मैं आपको उसको ध्यान से सुनना आप। देखिए, बेयर एक्ट्स क्या होते हैं, हम दो तरीके लेते हैं। फर्स्ट होता है हम उसको रट लें, किसी भी चीज़ को। मान लीजिए लिखा हुआ है कि जो इंडियन पिनल कोड है वो पूरे भारत में अप्लाई है। हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे कि पूरे भारत में अप्लाई है भी कि नहीं है, पर बस इतना पढ़ लिया कि पूरे भारत में अप्लाई है। पर भारत क्या है ये भी नहीं पढ़ा हमने, मतलब उसका कंटेंट नहीं देखा, सिर्फ इतना याद किया कि भारत में अप्लाई है। कब से अप्लाई है, क्यों अप्लाई हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, कब से अप्लाई हुई, उसमें आगे कितने इंडेक्स बने हुए हैं, उसमें पूरी आईपीसी की बात क्या है, सिर्फ हमने पढ़ लिया भारत में अप्लाई है। भारत की कहीं परिभाषा भी दी हुई है, हमने फिर पढ़ ली कि हाँ दी हुई है भारत की परिभाषा, तो हमने याद कर ली। पर अभी भी उसका कंटेंट हमने अच्छे से नहीं समझा। ये बात होती है रटने की। अब इसको साइड कीजिए। अब आते हैं हम इसकी बात में, किसमें, क्रिएटिव। तो क्रिएट क्या होता है? अब आप सोचेंगे कि हम बेयर एक्ट्स खुद बनाएंगे, नहीं। अब आप बोलोगे कि फिर कौन क्या होगा क्रिएट का मीन्स, तो क्रिएशंस क्या होती है? अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम क्रिएशन को। क्या होता है कि जैसे इंडिया में कितने लोग चाय पीते हैं, या फिर कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, या फिर कितने लोग दूध पीते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम जाएं तो हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मैडम 98% तो लोग चाय पीते हैं, 1% कॉफ़ी और 1% दूध पीते हैं। पर आपका क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? पर हाँ, आपने दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी की, चीज़ों को ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि बेयर एक्ट में क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, ना कि रटना। देखिए, रटने से क्या होगा कि आप एक दिन याद करेंगे और 5वें दिन भूल जाएंगे, या फिर कुछ कुछ ही याद रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ओनली क्रिएशन करना है। अब क्रिएशन में कैसे करना है? देखो, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। हमसे कई बार पूछा भी जाता है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसी है, तो आप लीगल लैंग्वेज नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो तो सभी को पता है कि कानूनी भाषा है वो, ठीक है। आपको बोलना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, उसका एक अपना यूनिफॉर्म होता है। बेयर एक्ट्स की जो लैंग्वेज है उसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे। तो जो क्रिएशन होता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि इंडियन पिनल कोड कहाँ अप्लाई है, पूरे इंडिया में अप्लाई है। फिर वो इंडिया क्या है, ठीक है। आईपीसी कब अप्लाई हुई, ठीक है, आईपीसी कब एनफोर्स हुई, आईपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो इंडिया पे क्यों अप्लाई है, इंग्लैंड पे क्यों नहीं अप्लाई, क्योंकि उनका खुद का कोड है, ठीक है। वो पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं थी, क्यों नहीं थी, ये सब होती है क्रिएशन। सबसे पहले जब भी हम कोई भी बेयर एक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसका याद करते हैं एनफोर्समेंट और अमेंडमेंट बेस। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता लगे कि ये कब से अप्लाई हुआ है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और जो अमेंडमेंट होके बना है, कितने अमेंडमेंट हुए, जैसे 4 बार 6 बार जितनी भी, वो सब। फिर है अथॉरिटी बेस्ड, कि मतलब जो इसकी अथॉरिटी है उसका बेस क्या है। फिर आता है इंडेक्स बेस। अब इंडेक्स बेस वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक एनफोर्समेंट और एक अमेंडमेंट बेस सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स बेस ये होता है कि जो भी आप कोई भी बेयर एक्ट्स खोलेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट पेज पे यही लिखा होता है कि कितने तो चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, उनके नाम, चैप्टर्स, ये सब लिखा होता है, और कौन से पेजेस पे है ये सब लिखा होता है। आपको पेजेस याद नहीं करने, ओनली आपको ये याद करना है कि कितने तो चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, और उनके नाम। तो डेली के 10 सेक्शंस लेने हैं आपको। लर्नर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर एलएलबी का है अभी हमारा, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो हमें 10 सेक्शंस लेने हैं। फिर है डॉक्ट्रिन बेस, जो उनके सिद्धांत हैं उनके, इलस्ट्रेशन बेस, नेगेशन बेस, और टर्म और ड्यूरेशन बेस। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्स बेस। अगर जब आपको इंडेक्स याद हो गई तो मान लीजिए पूरा बेयर एक्ट याद हो गया। फिर आप जाइए कंटेंट बेस पे, कि जैसे आईपीसी है, नाम से ही पता लग रहा है इंडियन पिनल कोड, मतलब दंड संहिता। तो दंड संहिता में क्या होगा, उसकी परिभाषा होगी, उसकी पनिशमेंट्स होगी, ठीक है। फिर इसका एक प्रोसीजर लॉ जोड़ा सीआरपीसी 1973 में, ठीक है।
वो हो गया कंटेंट। मतलब कंटेंट जैसे अभी मैंने बताया कि वो भारत पे अप्लाई, पर उसके पीछे है क्या, राज्यों का समूह है भारत। भारत कोई कहीं इंडिकेट है कि भारत है, मतलब वो राज्यों का समूह है भारत, उसको भारत बोला है। कहीं भारत कोई स्पेशल कोई राज्य नहीं है कि भारत वो है, वो एक राज्यों के समूह से जुड़कर एक जो नाम निकला उसको बोला भारत। ठीक है, फिर आपको डेली मॉर्निंग में इंडेक्स को देखना है। देखना मतलब याद करना है। पहले आप लिख के याद कीजिए। लिखने से क्या है, हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी बनती है। मैं अभी तक लिख के याद करती हूँ, जब भी मुझे कुछ याद करना हो, कुछ बोलना हो, कुछ भी कहना हो। फिर है मेक श्योर टू लर्न, मतलब डेली आप मॉर्निंग में 10 सेक्शंस लेके बैठें कि 10 सेक्शंस आपको इस वाले बेरेक्ट्स के करने हैं और 10 इस वाले बेरेक्ट्स के करने, तो हो गए 20। ऐसे ही आपने 20 सेक्शंस याद किए, फिर उनको वर्ड टू वर्ड एक नोटबुक में उतारिए, ठीक है, बिना देखे। फिर उसके बाद आप उसके अंदर के कंटेंट को पढ़िए अच्छे से, जहाँ भी जो ज़रूरत है वहाँ हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे ऐसी कि कैसे एक एक बेरेक्ट्स को पढ़ना है, एक एक बेरेक्ट्स पे वीडियो बनेगी, पर अभी हम सारे बेरेक्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं। फिर जैसे हैबिट में डाल लीजिए डेली कि 20 सेक्शंस या 50 सेक्शंस तो डेली रिवीजन करने ही है। मतलब जैसे मान लीजिए आज आपके 100 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, तो ये नहीं है कि आप अब 100 तो छोड़ दो और आगे से 101 से उठा लो, नहीं, फर्स्ट से पढ़ के फिर आओ 101 पे। तो जब आप डेली डेली पढ़ेंगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगी हर चीज़। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, मतलब मैं एक ऑब्जर्वेशन करके बता रही हूँ, फिर आपको लगेंगे 45 मिनट्स, फिर 30, फिर 15, मतलब फट 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 चुटकियों में होता जाएगा। अब आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं आज तक यही सब चीज़ें यूज़ लेती आ रही हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। फिर जैसे अब देखिए जब भी कोई सेक्शंस होते हैं तो उनमें बहुत जैसे डेफिनेशंस हैं या फिर उनके जो भी क्लॉजेस हैं, अब वो हमें प्रॉपरली याद नहीं हो पाते, ठीक है। मैं मेरी कंडीशन बता दूं कि मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होते थे, तो मैंने क्या किया, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए। अब जैसे हम आगे आगे जैसे भी हम और वीडियोस बनाएंगे और एक्ट्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि कैसे पॉइंट्स बनाने हैं आपको। जब आपको याद कर लो, मान लो 20 सेक्शंस याद किया आपने, तो फिर उसके बेस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आप वो सारे याद करो चैप्टर वाइज, सेक्शंस वाइज। ऐसे जब सोल्व करोगे तो आपकी लर्निंग पावर और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मेंटलिटी भी पावर मजबूत करती है आपकी। फिर देखिए अब मैं 2 रूल बताऊंगी आपको, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम भी आएंगे। अब देखिए रेलिवेंट सेक्शंस की लोकेशन पता हो। अब आप बोलेंगे कि रेलिवेंट सेक्शंस की लोकेशन मतलब कैसे, हम गूगल मैप पे देखें क्या? अरे नहीं, देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे देखिए एविडेंस एक्ट है, अब उसमें कितने सेक्शंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और एक चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए जब एविडेंस के रूल ऑफ एस्टोपल को पढ़ते हैं हम, तो वो कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। रूल ऑफ एस्टोपल्स का जो सेक्शंस है वो कहाँ लिखा है, जो चैप्टर्स हैं वो कहाँ लिखे हैं, और ये कब अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, ये होती है लोकेशन कि कैसे अप्लाई हुआ, क्यों अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया। ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे, तभी मैं समझूंगी कि आपने वीडियो देखी है। अब देखिए रूल 2 पढ़ते हैं, लीगल टेक्नोलॉजी वर्ड। तो जो लीगल टेक्नोलॉजी वर्ड्स होते हैं ये बहुत सारे बेरेक्ट्स में, बहुत सारे सेक्शंस में दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज, कंप्लेन, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता हो, इनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कहाँ अप्लाई होते हैं, कब अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने आज एक्ट्स पे एनालिसिस किया, वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और प्लीज़ स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि ये एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है जो मैंने बोले हैं।